लास्ट पीरियड में हमने आप लोगों को सुनहरी धूप का पाठ 1 कराया था, है ना। वो पूरा करा दिया है, प्रश्नोत्तर भी लिख लिए हैं, सब कुछ पूरा लिख लिया है, हमने चेक भी कर दिया है। सब लोगों ने ठीक ठीक लिखा है, जिसने सही नहीं लिखा है उसका हमने सही करके भेजा है, ठीक है। और आज अब हम लोग शुरू करेंगे सुनहरी धूप का पार्ट 2 शुरू करेंगे। अब हमारा व्याकरण का भी एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट सुनहरी धूप का हो गया है। अब पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसकी रीडिंग भी हमने करा दी है ना, लास्ट पीरियड में वो कराई थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर में सबने रीडिंग की है ना घर में, हमने भी कराई थी और आप लोगों ने भी की होगी घर में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे और ये कराएंगे ये सही और गलत। सबसे पहले ये शब्दार्थ है तो शब्दार्थ आप लोग लिखेंगे ही। सही के लिए प्रश्न सबसे पहले लिखेंगे हम, सब लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाओ। सही के लिए राइट और गलत के लिए रॉन्ग लगाओ, है ना। बच्चे ने नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा। नानी को कहा था? नहीं, बच्चे ने अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा था, तो इसका उत्तर होगा गलत। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे ना। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, सही है। अब है हंस को तीर लगा था। बिल्कुल लगा था, है ना, सही है ना। हंस को तीर लगा था। तीर सिद्धार्थ ने चलाया था। तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, गलत। किसने चलाया था तीर? देवदत्त ने। अब है राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया। नहीं, राजा ने हंस किसको दिया था? सिद्धार्थ को, तो ये भी गलत है। तो पहला वाला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा भी गलत। अब लिखेंगे हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सब लिखने का मालूम है ना किस तरह से लिखते हैं। पहली लाइन में ये लिखेंगे, सबसे पहले पिक्चर बनाएंगे, पाठ का नाम अभी बताएंगे हम। जैसे होमवर्क दिया जाएगा तो हम आपको एक फॉर्मेट बताएंगे, उस तरह से लिखना है। मालूम है ना आपको, तो करते हैं, आप लोग करते रहे हैं, फिर भी हम बताएंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक। उसके बाद एक लाइन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लिखा, दूसरी लाइन में मौखिक लिखा और तीसरी लाइन में प्रश्न लिखा। राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? सबने रीडिंग किया है ना। हाँ, राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। माया, क्या नाम था? माया। राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए राज ज्योतिषी को बुलाया। किसको बुलाया? राज ज्योतिषी को। सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता और खेलता था? सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ पढ़ता और खेलता था। सिद्धार्थ के चाचा का लड़का था देवदत्त, उसके साथ ही पढ़ता था और उसी के साथ खेलता था, है ना। प्रश्न 4 है, अंत में हंस किसको मिला? दोनों भाई लड़ते लड़ते राजा के पास पहुँचे। राजा ने दोनों की बात सुनी और हंस किसको दिया? सिद्धार्थ को। क्यों दिया? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना।
तो पहले का उत्तर राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? माया। राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए राज ज्योतिषी को बुलाया। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ पढ़ता और खेलता था। अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला। राजा ने अंत में हंस किसको दे दिया? सिद्धार्थ को। हो गया बेटा? तो ये आप लोगों के हुए मौखिक प्रश्न। अब हम लोग लिखेंगे लिखित। एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखित लिखेंगे, वो भी लाइन छोड़ देंगे, या न्यू पेज से लिख लेंगे। एक पेज में मौखिक और नए पेज में लिखित प्रश्न लिखना शुरू करेंगे। तो लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा? राज ज्योतिषी ने बच्चे के बारे में क्या बताया? क्या बताया? राज ज्योतिषी ने बताया कि महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। मतलब ये राजपाट नहीं करेगा, राजा बन के बैठेगा नहीं सिंहासन पर। ये सिंहासन को छोड़ के मनुष्यों की सेवा और जीव जंतुओं की सेवा करेगा। राजा नहीं बनेगा ये। राजा तो बनेगा पर राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ ने झट से उसके शरीर से तीर निकाल दिया और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के गाँव पर लपेट दिया। क्या किया? सबसे पहले तो उसको हंस मिला तो सिद्धार्थ ने उस हंस का तीर खींच कर बाहर फेंक दिया, और तीर खींचने के बाद अपने जो कपड़ा पहने हुआ था, अपना अंग वस्त्र था जो, उसमें से एक पट्टी जैसा निकाला और उसके शरीर पर लपेट दिया, जिससे कि हंस का खून बहना बंद हो गया, है ना। इस तरह से उसने उसकी देखभाल की। राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया? राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया? राजा का बेटा तो देवदत्त था, है ना, लेकिन फिर भी उनने सिद्धार्थ के हक में फैसला दिया। क्यों दिया? क्योंकि हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का था, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है, अर्थात मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की थी। देवदत्त ने तो उसको तीर मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी देखभाल की थी, इसलिए राजा ने हंस उसको दे दिया। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों किया? राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला इसलिए किया क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है, और सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को मिलेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमको? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना रखना चाहिए और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं और पशु
पक्षियों पर दया की भावना रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके उत्तर एक बार और बता दें। पहला उत्तर है, राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा। राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में कहा कि महाराज, यह बालक बड़ा होकर राजा तो बनेगा, लेकिन राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की। सिद्धार्थ ने घायल हंस के शरीर से तीर निकालकर फेंक दिया और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के शरीर में लपेट दिया। सॉरी। राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों किया। राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला इसलिए किया क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है, अर्थात मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, इसलिए सिद्धार्थ के हक में फैसला किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों सबके प्रति दया की भावना रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉपी में आप लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है, और ये सही गलत भी नहीं लिखना। कॉपी में केवल प्रश्न उत्तर लिखना है, शब्दार्थ लिखना है और पिक्चर बनाना है, और फिर आपको बाकी हम बुक में फिल कराएंगे। अब बुक में फिल करें। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द जो एक ही जैसे लगते हैं, सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, कुछ शब्द समान अर्थ वाले लगते हैं किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा उनके अर्थ ऐसा लगता है कि एक समान है, लेकिन बहुत थोड़ा अंतर होता है। जैसे पुत्र मतलब अपना बेटा, और बालक मतलब कोई भी लड़का। पुत्र भी लड़का ही होता है ना, लेकिन पुत्र अपना लड़का होता है, तो अपने लड़के को क्या कहते हैं, पुत्र, और किसी भी लड़के को बालक कहते हैं। किसी दूसरे लड़के को हम पुत्र नहीं कह सकते, है ना। इसी तरह के अर्थ और हैं, और इस तरह के शब्द भी हैं। अब इन शब्दों में से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। कृपा मतलब छोटों की सहायता करना, है ना, और दया एक ही जैसी मीनिंग लगते हैं ना। तो इसका कृपा मतलब बड़े लोग जो छोटे लोगों पर करते हैं, वो होती कृपा। जैसे भगवान हम सब पर कृपा रखते हैं, सब पर भगवान की कृपा है। और दया क्या होगी, दया का अर्थ होगा किसी से भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दया रखना। तो हमें गरीबों के साथ दया की भावना रखना चाहिए। हमें पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से होगा। लज्जा मतलब शर्म आ गए, है ना। और ग्लानि मतलब पश्चाताप। ग्लानि मतलब वो जो करने के बाद पछताना, वो होता है। तो लज्जा दूसरों से लजाना मतलब दूसरों से शर्माना, उसको बोलते हैं लज्जा। राम को देखकर सीता को लज्जा आ गई, मतलब शर्म आ गई। अभी देख रहे हो ना आजकल रामायण में, हैं, तो राम को जब सीता जी ने देखा तो उनको लज्जा आ गई। और ग्लानि होता है अपने आप पर, अपने किए गए काम पर पछताना।
राम को अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई। राम को क्या, किसी का भी नाम ले सकते हैं। राहुल को अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई, अपने किए काम पर बहुत ग्लानि हुई, मतलब बहुत पश्चाताप हुआ। अब उपहास, उपहास मतलब किसी की भी हंसी उड़ाना, मतलब मजाक बनाना, इंसल्ट करना, अपमान करना किसी का, उपहास। तो मोहन ने सोहन का उपहास उड़ाया, मजाक बनाया, मतलब उसके अपमान किया मोहन सोहन का। लेकिन परिहास क्या होता है, आपस में हंसी मजाक करना, मित्र लोग यार दोस्त लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं ना, उसको परिहास बोलते हैं। और किसी का मजाक उड़ाना उसको उपहास बोलते हैं, किसी का अपमान करना उसको उपहास बोलते हैं। तो परिहास का क्या होगा सेंटेंस, सब मित्र आपस में हास परिहास कर रहे थे, है ना, ये होगा। और उपहास का होगा, मोहन ने सोहन का उपहास उड़ाया। ठीक है, ये हो गया हमारा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, मतलब अर्थ इनके मिलते जुलते हैं, उनको बोलते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लगाओ। शब्द कौन कौन से हैं, डलिया, दिन, गमला, कोशिश, मरहम, उपाय, पर्दा, झूला, थाली, सुराही। तो इन शब्दकोश के क्रम से कैसे, अ आई ई उ का खा गा घा, इस तरह से लाइन से। तो सबसे पहले इनमें आएगा उपाय, है ना, ये उपाय आया स्वर में से। उपाय के बाद सबसे पहला वर्णमाला में व्यंजन कौन सा है, क। नंबर 2 पे कोशिश, 2। ख छोड़ के ग। नंबर 3 में गमला, ठीक है। और नंबर 4 में झूला, क ख ग घ ञ ण च छ ज झ, झ झूला, च छ ज झ गा, ट ठ डा डलिया, डा ढा णा, उसके बाद ता था। नंबर 6 पर थाली, ता था दा दिन, ता था दा धा ना, ना नहीं है, पा पर्दा। नंबर 8 में पर्दा। नंबर 9 में पा फा बा भा मा मरहम। और सबसे अंत में पा फा बा भा मा या रा ला वा शा श सा सुराही। हाँ, ठीक है। तो पहले नंबर में उपाय, दूसरे में कोशिश, तीसरे में गमला, चौथे में झूला, पांचवें में डलिया, छठवें में थाली, सातवें में दिन, आठवें में क्या है, पर्दा, 9 में मरहम और 10 में सुराही। इस तरह से ये शब्दकोश के क्रम से इन शब्दों को लगाना है। कॉपी इसमें ही लगाना है, इसको कॉपी में ये, हाँ नीचे जगह दे रखी है ना, इसमें लिखना है, यही बुक में ही लिखना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। अब शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जन्म का मृत्यु और जय का पराजय। अब आप लोगों को बताना है इसके कौन कौन क्या होंगे, ये हम बताते हैं, इनको आप लोगों को होमवर्क करना, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो, बुक में ही फिल करना है ये भी। तो पहला होगा रक्षक। रक्षक का विलोम क्या होगा, रक्षक तो रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब भक्षण करने वाला, मतलब खाने वाला।
तो रक्षक का होगा भक्षक। प्राचीन का नवीन, प्राचीन माने पुराना, नवीन माने नया। राजा का प्रजा लिखना, प्रजा भी प्रजा होगा सही, रंक नहीं, प्रजा। राजा का प्रजा, राजा जो राज्य करता है और प्रजा जिसके ऊपर राज्य किया जाता है। और प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रसन्न का खुश और अप्रसन्न का नाराज। अब है प्रश्न, प्रश्न का उत्तर, ठीक है, प्रश्न का उत्तर। अब अधिकार का कर्तव्य, क्या होगा? कर्तव्य। सत्य का असत्य, क्या होगा? असत्य। और धर्म का अधर्म, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। रक्षक का भक्षक, प्राचीन का नवीन, राजा का प्रजा, प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रश्न का उत्तर, अधिकार का कर्तव्य, सत्य का असत्य और धर्म का अधर्म। हो गया। इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब रचनात्मक कार्य हैं, पशु पक्षियों के चित्र व उनसे संबंधित जानकारियाँ एल्बम में लगाओ। तो बाद में कराएंगे। पशु पक्षियों को पालतू बनाना कितना सही है और कितना गलत है, इस विषय पर वाद प्रतियोगिता का आयोजन करो। पशुओं को पालना सही है या गलत है। और एक लास्ट में है, महात्मा बुद्ध की अन्य कहानियाँ पढ़ो। महात्मा बुद्ध की बहुत सारी कहानियाँ हैं, यदि मिले तो पढ़ो आप लोग पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई घायल पशु पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे? अपने मित्रों से उसकी सहायता करने को कहेंगे, उसको परेशान करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसके जख्म पर दवाई लगाकर उसे भोजन देंगे। क्या करेंगे? सही तो यही है कि उसके जख्म पर दवाई लगाकर उसे भोजन देंगे। जो उसको चोट लगी हुई है उसको साफ़ करके उसमें दवा लगा देंगे और उसको खाने को देंगे कुछ, है ना। यही तो होना चाहिए। तो ये हमारा पाठ आज पूरा हुआ। अब हम आप लोगों को देंगे होमवर्क, ठीक है। होमवर्क कैसे दिया जाएगा देखो। सबसे पहले तो उसमें लिखना है आपको, चित्र बनाना है। नहीं, सबसे पहले इस तरह से पाठ का नाम, पाठ नंबर, पाठ का नाम, दिनांक और ये दिन, गुरुवार, ये डालना है। चित्र बनाना है पेज नंबर 18 वाला, ओके। फिर शब्दार्थ लिखना है और फिर प्रश्न उत्तर लिखना है। प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है? ऐसे प्रश्न, फिर उत्तर, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लाइन खींचना है और एक लाइन छोड़ देना है। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखना है, एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन खींचना है और फिर एक लाइन छोड़ना है, इस तरह से। और एक पेज सुलेख लिखना है, सुलेख भी लिखना है एक पेज, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, और जो नहीं समझ में आए तो फिर हमको दोबारा पूछना, हमको लिख कर पूछना व्हाट्सएप में, तो हम सही उत्तर बताएंगे, है ना। सही उत्तर लिखना, लेकिन गलत नहीं लिखना। और राइटिंग सुंदर, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सुंदर राइटिंग में करना। और मात्राओं की गलतियाँ नहीं होना चाहिए, शुद्ध लिखना अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। अब हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को व्याकरण।
व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। गुड डे।